पर्सन विल कौन है कौन है? मैम आ गया है। हाँ जी, चलें करें स्टार्ट। चैप्टर 10 है हमारे पास। तो इसमें हमने हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें हमारे पास ऑर्डर जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो वन भी होता है और इससे ज़्यादा भी हमारे पास होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। एन ऑर्डर हमारे पास कोई भी हो सकता है, वन से स्टार्ट होके टू भी हो सकता है, थ्री एंड सो ऑन। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमने ये डिफरेंशियल पढ़ा हुआ है। वाई हमारे पास क्या होता है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक्स हमारे पास क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसके लिहाज से हम किसी भी वेरिएबल की डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। तो एन ऑर्डर इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज ऑफ द फॉर्म। नीचे ये जर्नल हमारे पास लिखा हुआ है डिफरेंशियल ऑर्डर एन इक्वेशंस के लिए। तो ए नॉट इंटू एक्स डी एन वाई ओवर में डी एक्स एन प्लस सो ऑन ए वन के लिए लिखा हुआ है, फिर इसको ऐसे इंक्रीज करते हुए एन तक हमने इसको लिखा हुआ, और ये इक्वल टू है हमारे पास सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स वेयर ए नॉट इंटू एक्स इज नॉट जीरो। तो ये हमारे पास टर्म जो होगी ये जीरो नहीं होनी चाहिए। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन द इक्वेशन वन जो ऊपर हमने जनरल इक्वेशन लिखी है एन ऑर्डर के लिए, तो इज कॉल्ड हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फिर हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास फिर क्या होगी एन ऑर्डर के लिए हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अच्छा, अदरवाइज मेरे ये बताएंगे कि ये जो ए नॉट ऑफ एक्स है, ये नॉन जीरो होना क्यों जरूरी है? तो मैम वो एन जो हमारे पास है ऑर्डर एन, तो वो अगर ये जीरो होगा तो वो डिफरेंशियल जो है वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए जो है जो आपके पास ऑर्डर है, मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले जो ऑर्डर आप ऑर्डर वाली टर्म दे रहे हैं, उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना जरूरी है। अदरवाइज तो वो टर्म ही डिसअपीयर हो जाएगी आपकी। जी मैम। चलिए द कंटिन्यू एज करें। आर द एज आर कॉल्ड जो हमारे पास है ए नॉट है, ए वन है, ए थ्री है एंड सो ऑन ए एन हमारे पास। ये क्या हमारे पास आर कॉल्ड कोफिशिएंट, इट में बी कॉन्स्टेंट्स। ये कोफिशिएंट हमारे पास हो सकते हैं या कांस्टेंट हमारे पास होते हैं। इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, तो फिर जो हमारे पास अबव इक्वेशन है फिर हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए नॉट इंटू एक्स डी एन ओवर में डी एक्स एन प्लस सो ऑन, ये लिखा हुआ है एन ऑर्डर तक इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सम फंक्शन है हमारे पास। तो यहाँ से ही हम लिख सकते हैं एफ डी डॉट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स solution of higher order homogeneous linear differential equation with constant coefficient। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए वी कंसीडर सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। तो इसकी एग्जांपल के लिए क्या हम लिख सकते हैं ए नॉट ई स्क्र। ए नॉट की जगह पे कोई भी आपका कोफिशिएंट हो सकता है, ए वन की जगह पे, ए टू की जगह पे एंड सो ऑन। तो ये ए टू तक हमने लिया हुआ है इसका कोफिशिएंट जो है। तो इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो वेयर डी स्टैंड फॉर डेरिवेटिव देन वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। तो मैम ये क्या लिखा हुआ है वन पॉइंट ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक्सलरी इक्वेशन ए नॉट एम स्क्वायर प्लस, इसको हम कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिल्कुल बिल्कुल। ए नॉट एम स्क्वायर प्लस ए वन एम प्लस ए टू इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जो हमारे पास अबव इक्वेशन थी उसको हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया है। तो सेकंड हम क्या करेंगे, रूट फाइंड करेंगे इसके एंड सोल्यूशन इसका फाइंड करेंगे। तो आगे इसके रूट्स के बारे में हमारे पास इसकी काइंड्स हैं, स्टेप्स हैं। इफ रूट्स आर, अगर हम जब इसको हल करेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो हमने ऊपर लिखी हुई है ए नॉट एम स्क्र प्लस ए वन एम प्लस ए टू इज इक्वल टू जीरो, जब हम इसको सोल्यूशन के लिए फाइंड करेंगे तो इसके जो रूट्स हमें आएंगे। ये किस तरह की इक्वेशन है ये जो आपने बनाई है, ऑक्सिलरी इक्वेशन?
ये वाली मैम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें पता है कि दो रूट्स आने हैं। अब जी वो मैम। दो रूट्स की जो है वो टाइप्स हो सकती हैं, या तो वो रियल होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन समटाइम्स आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हो तो आपको ये ऐसा भी वो मिल जाते हैं सोल्यूशन के, रिपीटेड रूट्स मिल जाते हैं। ठीक है। जी मैम। यहाँ पे थर्ड केस हमारे पास क्या बनेगा कि वो कम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे। तो अब इन तीनों केसेस के लिए ना, कि अगर रूट्स की ये टाइप्स आए तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन किस तरह की फॉर्म का होगा, वो सोल्यूशन की फॉर्म जो है वो बताने जा रहे हैं हम। और बिल्कुल। रूट्स यहाँ पर हमारे पास, मतलब रूट क्या होता है, जो उस इक्वेशन में अननोन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू। तो ये हमने जो इक्वेशन है ये डी से जस्ट हमने एम में शिफ्ट की है, जहां जहां हमारे पास डी था और डी की जो पावर थी वो हमने एम यहाँ पर वेरिएबल लिया है, और इस एम की हमने वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। अब ये रूट्स किस टाइप के आएंगे, रियल डिस्टिंक्ट आएंगे, रियल रिपीटेड आएंगे, या कम्प्लेक्स आएंगे, उसके हिसाब से जो है वो उसके सोल्यूशन की फॉर्म्स होंगी। ठीक है। तो अब इसके वन बाय वन इसकी सोल्यूशन की फॉर्म जो है वो एक्सप्लेन करें, फिर इनका ना कंपैरिजन भी करना आपस में। जी मैम। तो फर्स्ट हमारे पास है इफ रूट्स आर रियल। हमारे पास अगर अबव इक्वेशन के जो ऊपर इक्वेशन है उसके रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट आ जाते हैं, तो फिर हम एम जो है वो क्या आएगा, अल्फा बीटा, यानी कि उनको कंसिडर किया हुआ है। तो उनका जो सोल्यूशन आएगा वो आप किस फॉर्म में लिखेंगे, y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर में अल्फा एक्स, यानी कि अल्फा जो रूट्स आया है वो ई की पावर में लिखेंगे एक्स वेरिएबल के साथ। इसी तरह प्लस सी टू ई की पावर में बीटा जो उसका सेकंड रूट आया है एक्स एक्स वेरिएबल के साथ। इससे सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे हम। नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कितने होंगे हमारे पास, ये इक्वल होंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऊपर इक्वेशन देखें हम तो हमारे पास इसका ऑर्डर कितने है, टू है। तो हमारे पास इसके रूट्स कितने आए हैं, टू आए हैं अल्फा बीटा। इफ रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, अगर हमारे पास रूट्स जो हैं वो रियल हों और रिपीटेड हों, तो फिर हमारे पास एम क्या होगा, जो रूट्स इसके आएंगे अल्फा कॉमा अल्फा। देन सोल्यूशन हम किस तरह लिखेंगे, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई की पावर में अल्फा एक्स। आगे हमारे पास सी है इसका, इफ रूट्स आर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अगर हमारे पास रूट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, तो लेट हम क्या लिखेंगे इनके रूट्स, अल्फा प्लस माइनस अयोटा बीटा। तो इनका लिखने का क्या तरीका है सोल्यूशन, y इज इक्वल टू ई अल्फा एक्स, जो अल्फा रूट्स होगा उसको e की पावर में लिखेंगे इनटू सी वन कॉस बीटा, यानी कि जो अयोटा वाला है वो एंगल में आ जाएगा हमारे पास, और प्लस सी टू, सी वन पहले लिया बाद में सी टू साइन, पहले कॉस था अब हमारे पास क्या आ जाएगा साइन। और बीटा दोनों में सेम ही रहेगा, योटा वाली रकम जो है वो दोनों में सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये नोट है हमारे पास, इफ थ्री रूट्स y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्र इंटू ई अल्फा एक्स, और c हमारे पास है इफ m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अयोटा बी रिपीटेड व्हेन रूट्स, ये हमारे पास दो कंडीशन अगर हमारे पास हों तो फिर हम किस तरह सोल्यूशन लिखेंगे, यानी कि दोनों हमारे पास रूट्स आ जाएं, तो फिर हम उसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह लिखेंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर में अल्फा एक्स इंटू सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस बीटा, यानी कि वो जो ऊपर हमने लिखा है ना वो दोनों केसेस को हम कंबाइन कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस बीटा प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स इंटू साइन बीटा हमारे पास आ जाएगा। इस स्टेप की समझ आ गई है। अच्छा, बेसिकली जो ऊपर स्टेप से एक्सप्लेन किए गए हैं ना, तीनों मेन स्टेप्स वही हैं। वो हमने सिर्फ सेकंड ऑर्डर के लिए हमने वो किए थे डिफाइन। अगर थर्ड ऑर्डर हो जाए उसी तरह एक एक कांस्टेंट जो है वो ऐड होता जाएगा, यही बताया इसमें। ऊपर करें जरा, हमें ऊपर वाले वो स्टेप्स पे जाए। यही बताया गया है कि ये जो स्टेप्स है ना ये हमने सेकंड ऑर्डर के लिए किए हैं। अगर आपकी इक्वेशन थर्ड ऑर्डर हो जाती है, फोर्थ ऑर्डर हो जाती है, तो इसी तरह एक एक कांस्टेंट जो है वो क्या होता जाएगा, आपका ऐड होता जाएगा जितने रूट्स आएंगे। रियल में अगर होगा तो सी थ्री आ जाएगा, और प्लस सी थ्री इंटू ई रेज टू पावर गैमा एक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर फोर होता है तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा। बस इसी तरह, लेकिन प्रोसीजर जो है वो इसका मेन जो है वो यही रहेगा।
कि जो अभी आपका यूज हो रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर आप कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे तो अगर दो के लिए हमने देखा था, वो तो आगे इसके लिए चार के लिए बताया कि अगर चार के लिए रिपीटेड होगा तो वो हम किस तरह से रूट लिखेंगे। लेकिन मेन जो है वो हमारा है यही है कि इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे हम लोग। लेकिन अगर आपके पास इससे भी हायर ऑर्डर मिल जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, जस्ट उसमें उसी तरह से सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप वो कॉन्स्टेंट जो है वो आपके ऐड होते जाएंगे। ठीक है। जी तो मैम। और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है इसके अलावा। चलें आगे मूव करें। आगे हमारे पास है नोट, एक और नोट है सोल्यूशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास ये आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा या इंटर में भी पढ़ा होगा। सोल्यूशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका आप सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट वे से फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन फैक्टर बना के भी आप उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्केयर जो है उसके तरीके से भी आप कर सकते हैं। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। फॉर थर्ड डिग्री आर हायर बाय सिंथेटिक डिवीजन, अगर आपके पास थर्ड डिग्री क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या होती है जिसमें सेकंड ऑर्डर होता है और फिर फर्स्ट और कांस्टेंट सम होता है। तो अगर हमारे पास इससे अबव डिग्री आ जाए, थर्ड डिग्री या इससे अबव, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। ये भी हमने मैट्रिक में सीखा हुआ है, इंटर में भी सीखा हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें ये फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर वगैरह, ये फार्मूले जो हैं, स्टेप्स जो हैं, ये फॉलो कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं 10.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है 9d² माइनस 12d प्लस 4। डी यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, 2 है। तो ये इक्वल टू क्या हमारे पास है, 0। तो इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 9m², जो डी है उसको हमने रिप्लेस कर दिया m के साथ, 9m² माइनस 12m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ को हल किया हुआ है। तो इक्वेशन हमारी किसमें है, m में है, तो इस वजह से हमने इक्वल टू m लिखा। तो इसका फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास रूट्स आ गए 2/3, 2/3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रूट्स आए हैं जो रिपीटेड है। तो ऊपर हमने रिपीटेड जो है सोल्यूशन उसका लिखने का तरीका जो है वो सीखा है अभी। तो कैसे लिखेंगे, C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर में 2/3x, यानी कि जो रूट्स आपके पास अल्फा आए हैं ये रिपीटेड हो रहे हैं, तो ये ई की पावर में हमारे पास आ जाएंगे। C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर में 2/3x। इसी तरह हमारे पास सेकंड है, सेकंड भी बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है 75d² प्लस 50d प्लस 12 × y इज इक्वल टू 0। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, जो d है वो रिप्लेस हो जाएगा m की जगह पे, 75m² प्लस 50m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो फिर हमने क्या किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद हमने इनके रूट्स निकाले हैं। तो रूट्स जो आए हमारे पास, -1/3 प्लस माइनस √11/15 अयोटा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास रूट्स जो आ गए कम्प्लेक्स आए हैं। ठीक है। तो कम्प्लेक्स के लिए अभी ऊपर हमने केस उसका ये देखा था कि कम्प्लेक्स के लिए हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। y इज इक्वल टू C1 कॉज बीटा, जो हमारे पास है, पहला हमारे पास क्या होता है, अल्फा होता है, यानी कि अल्फा यहाँ पे क्या है हमारे पास, -1/3। और बीटा हमारे पास क्या है, √11/15, ये हमारे पास क्या है, बीटा है। तो हमने अब इसका सोल्यूशन लिखना है कम्प्लेक्स का, y इज इक्वल टू C1 कॉज बीटा x, बीटा क्या है हमारे पास, √11/15। इसी तरह प्लस C2 साइन √11/15 x इंटू ई की पावर में अल्फा, अल्फा हमारे पास क्या है, -1/3 और साथ में x। मैम अजान हो रही है। जी वेट कर लें।
जी मैम। जी कर लें कंटिन्यू। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास देखिए यहाँ पे हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हायर ऑर्डर है, यानी कि थर्ड डिग्री हमारे पास आ गई है। D3 - 4D² प्लस D प्लस 6 × y = 0। तो इसकी जब हम इसको पहले हम हल करेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही अब लिखेंगे हम। तो इसको सिंथेटिक डिवीजन से हमने हल किया हुआ है। तो देखिए हमारे पास डी के साथ क्या, डी जो क्यूब है उसके साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। हमने 1 लिखी, सॉरी, पहले हमने इसकी क्या करनी है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है, डी को रिप्लेस कर दिया है एम के साथ, m³ - 4m² प्लस m प्लस 6 = 0। अब यहाँ पे देखें, m³ के साथ हमारे पास क्या है, 1 है, 1 लिख लिया हमने। फिर हमारे पास m² के साथ क्या है, -4, वो लिख लिया। फिर हमने m के साथ जो है वो लिख लिया 1, और इसी तरह जो कांस्टेंट एंड पे आ रहा है 6, उसको लिख लिया। तो इसको हमने -1 लेके सॉल्व किया, तो वो 1 जो है ऊपर वो सेम नीचे आ जाएगा। अब -1 को जो साइड पे हमने लिखा हुआ है उसका रूट जो है -1, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये -5 बन जाएगा। अब -5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 आ जाएगा। 5 लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हमारे पास आ जाएगा। अब -6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 के नीचे -6 आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, -1 जो है इस जो हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है इसका रूट्स है। तो नीचे अगर देखें हम तो m = -1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा पूरा उसको डिवाइड कर गया है। तो m = -1 जो है ये इस अबव जो हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है उसका रूट्स है। अब देखें, हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व किया है। तो m³ था, अब वो पावर जो है वो कम हो जाएगी। एक पावर जो होती है सिंथेटिक डिवीजन करने से एक पावर कम हो जाती है। तो m³ था, अब हमारे पास क्या बच गया, जो हमने 1 -5 और 6 जो है सोल्यूशन इसका निकाला है सिंथेटिक डिवीजन से, m², 1 m² -5 है, उसके बाद -5m प्लस 6 कांस्टेंट जो है वो वैसे =0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। हमने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की थी क्योंकि हमारे पास थर्ड डिग्री आ रही थी, हायर ऑर्डर था इस वजह से। तो इसके ऊपर अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है। तो रूट्स हमारे पास क्या आ गए हैं इसके, 3 और 2। अगर टोटल रूट्स देखे तो हमारे पास क्या आए हैं, -1, 3 और 2 आए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं। -1, 3 और 2 हमारे पास क्या आए हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, y c = 1 e⁻⁻, -x, यानी कि पहला हमारे पास क्या रूट्स है, -1, प्लस C2, दूसरा रूट्स 2 ले लें या 3 ले लें अपनी मर्जी के साथ, C2 e⁻²x प्लस C3 e⁻³ तो ये हमने सिंथेटिक डिवीजन के साथ भी हल कर लिया। मैम करना आगे कंटिन्यू के, ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। मैम हाँ जी आमिर। मैम आगे कंटिन्यू करना है कि काफी है इतना। जी करें, ये एक क्वेश्चन नंबर 9 भी एक कर दें, इसमें फोर्थ है ना, जिसमें फोर्थ ऑर्डर वाला भी कोई एक कर दे, 9 या 8 कर दे। जी मैम, 9 एक्सप्लेन, 9 क्वेश्चन देखें, इसमें भी हमारे पास हायर ऑर्डर है। D4 हमें दिया हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। इस पे हम पहले सिंथेटिक डिवीजन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर हम लिखें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में तो क्या आएगा हमारे पास, डी रिप्लेस हो जाएगा m के साथ, m⁴ प्लस 2m³ -2m² -6m प्लस जो 5 हमारे पास दिया हुआ है वो कांस्टेंट वैसे =0। अब m4 के साथ हमारे पास क्या है, 1, वो सिंथेटिक डिवीजन हम करेंगे।
एम क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ है 2, वो वैसे ही। एम स्केयर के साथ क्या लिखा हुआ है -2, वो भी आ गया। इसी तरह एम के साथ क्या लिखा हुआ है -6 और कांस्टेंट। अब वन जो है हमारे पास M4 के साथ जो था वो वैसे ही आ जाएगा। वन को लेके हम इसको हल करेंगे। अब वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 1, उसको 2 के नीचे लिखेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के नीचे लिखेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास 1, -6 के नीचे लिखेंगे तो ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा -5। अब इस -5 को 1 के साथ जो हमने बाहर लिया है इसका रूट्स इक्वेशन का, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा हमारे पास। अब 5 और -5 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब मजीद हमने D4 था हमारे पास, तो हमने एक सिंथेटिक डिवीजन कर ली तो हमारे पास एक इसकी पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, D3 बन जाएगी। तो हमें क्या चाहिए D2 चाहिए, यानी कि जिसके हम सिंपली फैक्टर बना सके, फैक्टराइजेशन कर सकें, क्वाड्रेटिक फार्मूला कर सके। अभी भी हम मजीद इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन करेंगे जो हमारे पास नीचे रिजल्ट आया है। फिर हम वन के साथ ही करते हैं। वन हमने नीचे वैसे ही ले लिया, वन को वन के साथ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई करने से। तो 3 के नीचे 1 लिखा, ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या आएगा आंसर 4। इस 4 को 1 के नीचे लिखा, ऐड करेंगे 5 आ जाएगा हमारे पास। अब इस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस का 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। अब देखें, पहले की थी हमने सिंथेटिक डिवीजन तो पावर D4 से D3 हो गई थी। सेकंड की हमने तो D3 से D स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि पावर जो है वो 2 बन जाएगी। तो अब हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें जो 1, 4 और 5 हमारे पास आया है। तो क्या आएगा एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसको हल करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, आप इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास इसका रूट्स -2 प्लस माइनस अयोटा, जो हमने सिंथेटिक डिवीजन के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हल करके रूट्स निकाले हैं वो क्या आए हैं -2 प्लस माइनस अयोटा। तो अब हमारे पास टोटल रूट्स क्या आए हैं 1 1 जो ऊपर हमने सिंथेटिक डिवीजन में लेके किए थे वो, और -2 प्लस अयोटा, -2 माइनस अयोटा। अब देखें इसमें हमारे पास रिपीटेड भी हैं और कम्प्लेक्स भी हैं। ठीक है, कौन से रूट्स आ रहे हैं रिपीटेड भी, रियल रिपीटेड और कम्प्लेक्स आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे y इज इक्वल टू ई की पावर में x इंटू C1 प्लस C2x प्लस ई की पावर में -2x इंटू C3 कॉज x प्लस C4 साइन x। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कितनी, हमारे पास ऑर्डर था इसका 4 था, तो रूट्स हमारे पास कितने आए हैं 4 आए हैं। 1 1 -2 प्लस अयोटा -2 माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था मैम। ठीक है, फिर कर लेंगे, आसान से हैं। आ गई समझ आपको? जी अमिर ठीक है। अच्छा आप लोगों को कोई जी इशू है इसमें तो आप लोग पूछें, इनसे क्वेश्चन पूछें, कोई पॉइंट आप लोगों को ना हुआ हो क्लियर, मैं भी आंसर करती हूँ। अगर आमिर को हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को आंसर कर देती हूँ। पूछ लें आप लोगों को कोई भी इशू है इसमें अस्सलाम वालेकुम मैम। किसी को। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्लास लेट ज्वाइन हुई थी, वो लाइट नहीं थी। तो मैम ये इसमें 3 केसेस हैं, वो जो वो रियल और इमेजिनरी और वो 3 केसेस थे वो वाले पढ़े हैं। स्टार्ट से थोड़ा मुझे बता दीजिएगा। बच्चे वो रिकॉर्ड की है ना हमने मीटिंग, तो हम आपको अब रिकॉर्डिंग दे देंगे। यस मैम, ठीक है। हम्म